ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बजट पे चर्चा दरअसल लगातार जारी है और सोचने और समझने की और समझाने की हम कोशिश करें कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा है, कहां आशा हाथ लगी है, कहां निराशा हाथ लगी है, और इस पे कुछ और स्पेशलिस्ट जो है मेरे साथ जुड़ेंगे, वो समझाएंगे कि क्या क्या देश को मिला है और क्या उम्मीदें बाकी रह गई हैं। लेकिन बजट की खास बातें क्या हैं, पहले वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो बजट की खास बातें हैं, 75 साल से जो है उनके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बड़ी खास बात यह है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं। सोना चांदी सस्ता होगा, मोबाइल महंगा होगा। 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को जो है वो राहत दी गई है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव दिया गया है। सोना चांदी होगा सस्ता, मोबाइल अगर आपने नहीं खरीदा है तो अब आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पहली बार देश में डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजल पेट्रोल पे सेस बढ़ा है, आम लोगों पे बोझ नहीं पड़ेगा, यह सरकार की तरफ से कहा गया है। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया है और 7 बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की घोषणा जो है वो की गई है। और सबसे अहम बात यह है बजट की कि 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत दी गई है, यानी कि इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सरकार का बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है। तो रेल विभाग के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। तो बजट की कुछ खास बातें थी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश। स्वास्थ्य में किस सेक्टर को क्या मिला है, स्वास्थ्य के लिए 2.24 लाख करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़। ये बड़ी बातें कुछ बजट की जो आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, किसको क्या मिला है। तो इस बार सरकार का खासा ध्यान जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर रहा है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। रेलवे के लिए जो है 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वो रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.42 लाख करोड़, सड़कों के निर्माण के लिए 1.18 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। तो ये चीजें हैं, क्या कुछ बजट में खास रहा। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, इसके लिए 64.18 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं, रखते हुए कि इन सर्विसेज को जितना जल्दी से जल्दी हम नॉर्मलाइज कर सकें। बजट में रेल को तो ये बजट की कुछ खास बातें थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ बजट को लेकर कह रहे हैं वो सुनिए आप। बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज किया। आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है। प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइजर राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे
तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। में से बहुत से लोग हमारे 16 लेन रोड पर जाते हैं, जो आपका दिल्ली मेरठ का पार्ट है। तो आप में से बहुत लोगों का टाइम पीरियड सवा घंटा जो आते थे यहाँ पार्लियामेंट तक आने के लिए, वो 15 मिनट में आने लगे हैं। और दिल्ली मेरठ अभी हम लोग 2 महीने में शुरू करेंगे, तो जो 4 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में। तो ऐसे 22 ग्रीन हाईवे है। तो ये रोड सेक्टर में तो काफ़ी बदलाव हुआ है। और ये जो नेशनल पाइपलाइन जो बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी मदद मिलने वाली है और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और हमारा बजट भी जो 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ तक बढ़ा है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि जिसके कारण इसमें काफ़ी गति आएगी। तो तमाम मुश्किलों के बाद सरकार ने फिर भी बजट को लाया है और उसमें बढ़ोतरी भी की है, लेकिन बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है और कहां कमियां रह गई हैं, ये समझने के लिए 3 खास मेहमान फिर से मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राय हैं, IMI के पूर्व महासचिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। और एजुकेशन में क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या कमियां रह गई हैं, ये समझाने के लिए संजीव राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिजनेस मैन हर्ष बंसल जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर राय मैं आपके पास आऊंगा। इस बार के बजट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर था। अगर मोटे मोटा आंकड़ा मैं बताऊं तो 2,23,846 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किस प्रकार से ये जो बढ़ोतरी हुई है इस बजट से आप संतुष्ट कितने हैं और क्या और ज्यादा किया जा सकता था, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लौट भी सकता है और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कोरोना जैसी और बीमारियां बढ़ सकती हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। जो पहले जो हमारे सिर्फ 94,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया था, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पिछले 10 सालों से हमारी ये डिमांड थी कि आप हेल्थ का बजट कम से कम 2 से 3% ऑफ GDP होना चाहिए। तो आज सरकार ने कोरोना के अंदर जिस प्रकार से महामारी के अंदर डॉक्टरों को और एस्टेब्लिशमेंट को तरफते और उनके से लड़ते देखा, तो उसके बाद ये उन्होंने दिया है 137% उसका इंक्रीज किया है। हम उसका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात मैं कहूंगा एज ए डॉक्टर होने के नाते कि इस बजट के अंदर सरकार ने प्रिवेंशन के ऊपर, डायग्नोसिस के ऊपर और ट्रीटमेंट के ऊपर, तीनों के ऊपर काम किया है। अब देखिए 61,000 रुपये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर 61,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर पे करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि सरकार ने उसमें यह भी कहा है कि हम इसको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि नई नई बीमारियां आज देश के अंदर आ रही हैं और पता नहीं लगता कि किस प्रकार से उनको परेशानियों से देखना पड़ता है। महामारी किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना हमको इस प्रकार से तंग करेगा। हम हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को इसने हिला दिया। तो इसकी प्रकार की बीमारियों के ऊपर हमारे पास रिसर्च लगातार होती रहनी चाहिए। उसके बाद सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम है, 75,000 रूरल हेल्थ मिशन हेल्थ जो सेंटर बनाए जाएंगे, जिसका भी बहुत ही फायदा रहेगा सारे गांव के अंदर, उसके अंदर रहेगा। और उसके बाद 602 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार ने ये कहा है कि वहां पर हम जो है ना नेशनल कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल का करेंगे और चार सेंटर बनाएंगे वायरोलॉजी के। आज देखिए जिस वक्त महामारी कोरोना की आई तो हमारे पास सिर्फ एक लैब थी जिसके अंदर ये काम होता था और धीरे धीरे करके आज हमारी कम से कम और 2,000 लैब्स जो अपने टेस्ट होने चालू हो गए। उसी तरह से आप देखिए कि जिस वक्त महामारी ने कदम रखा था हिंदुस्तान के अंदर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करके इतना इंसेंटिव दिया कि आज हम PP जो प्रोडक्शन किट्स है आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेंटिलेटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने की है। और दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात है लैब का बना देना और न्यूट्रिशन के ऊपर। और जो सबसे सराहनीय मैं कहूंगा इस बजट के अंदर सरकार ने हमारी सबसे बड़ी प्राइमरी, जो हम कई बार कहते रहे, अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को कंट्रोल कर लें, उसको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें तो हमें सेकेंडरी टर्शियरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने उसकी तरफ भी ध्यान दिया है। पोर्टेबल वाटर, पानी की समस्या जो कि बहुत गांव में रहती है, कई गांव में अभी भी जो है ना पानी अच्छा नहीं मिलता है, लोगों को किसी पॉन्ड से या कुछ से लेना पड़ता है।
तो उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया, पोर्टेबल वाटर देंगे। और जो बीमारियों को दूसरा आता है, आप देखिए ये जो पोल्यूशन के ऊपर सरकार का ध्यान आज की तारीख में पोल्यूशन पे भी गया है, उसके लिए भी 2000 करोड़ रुपया उन्होंने पोल्यूशन के लिए रख दिया है। और सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा इस वक्त यह है, कोरोना का वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। और आज वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा कि अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर और भी पैसा देंगे। चलिए मैं आऊंगा जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। संजीव राय जी, अगर कृषि की शिक्षा की बात करते हैं तो 99.300 करोड़ की सौगात जो है वो दी गई है। कुछ यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही हैं और कुछ स्कूलों का, खासकर सैनिक स्कूलों की बात कही गई है। ये सैनिक स्कूल किस प्रकार से थोड़ा सा अलग होते हैं वो भी मैं समझना चाहूंगा। और अब शिक्षा जो है वो सोशल तरीकों से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब ज्यादा हो रही है। पिछले 1 साल से बच्चे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सब क्लासेस चल रही हैं। तो हम किस रुख की तरफ और किस तरफ जाएंगे बजट आने के बाद? देखिए, आपके 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि इस देश में पहले ही इतने तरह के स्कूल हैं कि उसमें फिर नए तरह के स्कूलों की गुंजाइश नहीं होती जी, क्योंकि हर एक स्कूल एक पर्टिकुलर ग्रुप को अगर एड्रेस करेगा तो हमें समरस समाज सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, वो अच्छी बात है। तो 100 खोलना था तो वो 15,000 जो है उनको भी सैनिक स्कूल ही बना देते। तो एक तरह के स्कूल अगर भारतीय समाज में नहीं होंगे तो समाज में जो अलग अलग वर्गों के बीच में भेदभाव है, शैक्षिक असमानताएं हैं, वो बनी रहेंगी। सैनिक स्कूल वो होते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं और उसमें शिक्षा के साथ सेना के कुछ एलिमेंट्स की तैयारी कराई जाती है। उसमें वो घुड़सवारी से लेके और उसमें ड्रिल और वो सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। और उसमें से कुछ लोग जाते हैं, सब जाते नहीं है, एनडीए सीडीएस में सब नहीं चले जाते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज उसमें चले जाते हैं, लेकिन वो भी प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा जाते, सीधे नहीं जाते। एक चीज बड़ी अहम कही है संजीव राय आपने कि जब तक ये पढ़ाई का अलग अलग स्टैंडर्ड होगा, अलग अलग स्कूल होंगे, तो शायद हम समाज को एक बराबर तब तक नहीं ला पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे आपकी। देखिए, वैसे तो अब जब हम समीक्षा कर रहे हैं तो हर एक बजट होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सब चीजों के लिए होता है, तो आप उससे उत्साहित हो सकते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत संकटकालीन समय रहा और ग्लोबली 183 देशों की अर्थव्यवस्था अभी धीमी रफ्तार से चल रही है, तो इसमें बहुत कोई चमत्कार की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी जैसे आपने जिक्र किया कि डिजिटल एजुकेशन की बात, तो डिजिटल डिवाइड का एक बड़ा खतरा 2020 में भी देखा गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हम देखते हैं तो एक देश से दूसरे देश के बीच, एक राज्य से दूसरे देश के बीच होते होते जेंडर, कास्ट, सोशल ग्रुप्स के आधार से भी आपको डिजिटल इनइक्वालिटीज दिखती हैं, असमानता दिखती है। उस पे अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास जोर दिया गया होता तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बेहतर परिणाम होता। लेकिन उस जो लर्निंग लॉस हुआ है पिछले साल में उन बच्चों का, खासतौर से वंचित समूह के बच्चों का, उसका कोई खास जिक्र नहीं आया है। लेह में यूनिवर्सिटी खोली गई, एक बहुत अच्छा कदम है, उसका ऐलान हुआ है। लेकिन मैं आपके पास संजीव राय, मैं फिर आऊंगा आपके पास। जो यूनिवर्सिटी पहले से खोली गई हैं उनमें शिक्षकों की नियुक्ति, उसकी गुणवत्ता, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक जब आऊंगा तो इस पे भी बात करूंगा। साथ में एक बड़ा अहम सवाल होगा कि हम अब एजुकेशन के सिस्टम को बदल रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाले बजट में कहा गया कि मोबाइल जैसी चीजें जो महंगी हो जाएंगी तो उसका कितना असर पड़ेगा। मैं आऊंगा तब आपसे ये सवाल लूंगा। लेकिन हर्ष बंसल, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिजनेसमैन क्लास को इस बजट में क्या मिला है? क्योंकि कई जगह पे एफडीआई भी अब बढ़ाई गई है, उससे आप 49 से 74% तक पहुंचने की बात कही गई है। साथ में कुछ और खास बातें भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान है, एयर इंडिया का ऐलान है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल राकेश जी, हमारे लिए अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर तो है ही आपके लिए। बिल्कुल राकेश जी, हमारे लिए अच्छी खबर है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार का बजट हम व्यापारी वर्ग के लिए एकदम डिसअपॉइंटिंग रहा है जी। कैसे? हमें काफी उम्मीद थी कि कोरोना महामारी के समय पर हम लोगों ने
देश की बैकबोन को बनाए रखा, हम लोग बिल्कुल टैक्स पे करते कहाँ रहे, नाराज है वही मैं ईमानदारी से समझना चाहता अच्छा हूँ। बिजनेस करा सब लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि तमाम हम व्यापारी लोग वर्ग नाराज जो इस है बात वो से हैं समझे कि नाराजगी कहाँ है, बंसल वो समझाएं कम से कम। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी उम्मीद ये थी कि टैक्सेशन में कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए जी। इनकम टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए, आईटी पार्ट्स के टैक्सेशन में कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए, जो कि एक नया स्लोगन कल मैंने जेके न्यूज़ के साथ अपने इंटरव्यू में दिया था कि रोटी कपड़ा मकान के साथ कंप्यूटर एक चीज़ जुड़ गई है कि कोई भी आदमी अपने घर में अपने घर वालों के लिए खाना लाने के साथ साथ उसके लिए कंप्यूटर लाना इतना अति आवश्यक हो गया है कि उसके बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, क्योंकि स्कूल घर पे चल रहे हैं। तो इन चीज़ों की बढ़ती महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और इस बजट में हमने देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी। बिल्कुल। और जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं सारे इंपोर्ट में आते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के हम लोगों को बनाने का मौका परिवार तो मिलेगा ना में बंसल, दिक्कत आएगी। सरकार चाहती है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, हम जी। इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाएंगे तो हमारे कारोबारी उभर के आएंगे, उनका सामान ज्यादा बिकेगा, तो एक अच्छी बात तो ये भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग, मुझे ये लगता है कि आईटी के क्षेत्र में अभी हमारा देश अभी बहुत पीछे है जी। अगर लैपटॉप्स में हम टॉप ब्रांड्स में बात करते हैं, अगर मैकबुक की बात करते हैं, एचपी की बात करते हैं, डेल की बात करते हैं, सैमसंग की बात करते हैं, अभी कोई भी ब्रांड्स ऐसे नहीं है जो यहाँ पर स्थित हो जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें जी। और दूसरा, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जिन लोगों के साथ कोरोना महामारी के समय पर काफी उन लोगों का नुकसान हो गया था, कई व्यापारियों का धंधा ही बिल्कुल खत्म हो गया है, उन लोगों के लिए कुछ उम्मीद थी कि उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उन लोगों के लिए स्तंभ की तरह हमारा देश खड़ा होगा और उन लोगों को कम बैक का एक मौका दिया जाएगा। लेकिन कम बैक के लिए उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। कुछ नहीं। हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जिन लोगों का काफी नुकसान हुआ है कोरोना के बीच, उन लोगों के लिए जरूर कुछ उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मिलेगा। हालांकि इन्होंने सोना सस्ता करा है और कंप्यूटर पार्ट्स महंगे करे हैं। बिल्कुल, उससे कहीं ना कहीं लग्जरी को सस्ता करा गया है मेरे हिसाब से। जी हाँ, मेरे हिसाब से लग्जरी को सस्ता करा गया है जी, और जरूरत की चीज को महंगा कर दिया गया है। अच्छा, चलिए, बहुत अहम बात कही आपने कि जरूरत की चीज को महंगा कर दिया गया है, लेकिन शराब भी महंगी हुई है, टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर राय, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार को देखते हैं, हर साल बजट आता है, हेल्थ पे फोकस भी रहता है और इस बार कुछ ज्यादा फोकस है, लेकिन हम जब पीछे देखते हैं बजट में तो कई एम्स बनाने की बात की जाती है और प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर हैं उनको और मजबूत करने की बात की जाती है, लेकिन धरातल पे ऐसी चीजें होती नजर नहीं आती हैं। और फिर जब कोरोना जैसे पेंडेमिक आते हैं तब हम चीजों को याद करते हैं। तो जरूरी भी है कि आपने बजट लाया है, पैसा दिया है, लेकिन वो चीजें ग्राउंड पे भी हों। डॉक्टर ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कहा ना, मैं इसको शब्द यूज नहीं करना चाहता। ये हमारी बजट के अंदर जीडीपी का 2%, 3% करने की हमारी डिमांड पिछले 10 साल से चली आ रही है जी। क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हम अपने नेबर कंट्री को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, उनका बजट भी हम लोगों से कहीं ज्यादा है। और एडवांस कंट्री, मैं डेवलप कंट्रीज की ज्यादा बात नहीं करता, उनका कईयों का तो 15% तक उनका जीडीपी का हेल्थ के ऊपर होता है, लेकिन हमारे देश का सिर्फ 1% होता था। चलो इस बार डिस्गाइज कह लो कि आज तो 2%, 2.5% तक हो गया। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अगर हमें विश्व लेवल के ऊपर, देखिए हिंदुस्तान को आज की तारीख में मेडिकल टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास बाहर से कई लोग रोज आना यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। 1 मिनट मेरे पास रह गया सर, 1 मिनट समय की मेरे पास कमी है, थोड़ा समाप्त चाहूंगा आपसे डॉक्टर राय। मैं कह सकता हूँ ये इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश करेगी कि हमें कोई और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संजीव राय जी, समय की कमी है डॉक्टर राय मेरे पास, थोड़ा क्षमा चाहूंगा। संजीव राय 30 सेकंड आपके पास, क्योंकि 30 सेकंड फिर मुझे बिजनेसमैन बंसल के पास भी जाना है। मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे संजीव राय पूछ रहा था कि अगर मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी, हम जो डिजिटली पढ़ाई कर रहे थे उस पर तो असर पड़ेगा इस चीज का? बिल्कुल, उस पे ही असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब आप टेक्नोलॉजी में वापस नहीं जा सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन, भले ही आप फेस टू फेस पढ़ाएं, लेकिन आपका कंटेंट क्रिएशन तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही होगा। तो पिछले साल का जो समग्र शिक्षा अभियान का टोटल एक्सपेंडिचर था, उससे कम का इस बार एलोकेशन ही है, तो निश्चित रूप से उसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो उससे कम होने की संभावनाएं रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में गुणवत्ता की जो बात है और
और आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना का कोविड-19 का जो प्रकोप शुरू हुआ है और उसके चलते कितना काम करना पड़ा है और सब तरह की परिस्थिति आई है, कितनी जगहों पर व्यापार पर असर पड़ा है, इन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरह से इन लोगों ने 6 हिस्से में सारी बात रखी है और एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ जो जिस तरह से माननीय मंत्री ने रखा, हम उनको इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हर चीज़ के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वह भी बढ़ा है। अब करीब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज़ को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई ऐसा विषय नहीं, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है। इसके लिए मैं उनको खास तौर पर बधाई देता हूँ। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जहां पे उन्होंने बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी है। लेकिन संजीव राय मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो शिक्षा पे बात कर रहे थे। संजीव राय अपनी बात पूरी करिएगा और बात थोड़ी सी मैं ये भी बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब कोरोना काल जा रहा है, कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है और बच्चे अब स्कूल की तरफ लौट रहे हैं। कई जगह स्कूल खुल भी चुके हैं, तो कितना असर अब ये होने वाला है बच्चों के ऊपर भी, क्योंकि अभी तक आप डिजिटली पढ़ाई करते रहे, लेकिन पेपर जो है अब आपको कागजों में देने पड़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से डिजिटल एजुकेशन में सभी बच्चे नहीं जुड़े रहे हैं। उसमें इक्विपमेंट को लेके, इंटरनेट को लेके, उसकी खरीद क्षमता को लेके सवाल उठते रहे हैं। तो जो मार्जिनलाइज बच्चे थे, जो वंचित समूह के बच्चे थे, वो इधर उनका ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जिन बच्चों के पास सारे उपकरण थे, उनके भी पढ़ाई के जो घंटे रहे सामान्य स्कूलों की तुलना में कम थे। तो इसलिए सीबीएसई वगैरह ने कहा है कि वो 30% पाठ्यक्रम कम करेंगे और उसके अंदर एग्जाम लेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान हुआ ही है। और ऑनलाइन पढ़ने के बाद ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए पेरेंट्स को और शिक्षकों को उनको मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनको हौसला और हिम्मत देना चाहिए। चलिए हर्ष बंसल आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी सवाल आपसे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं मिली है, आम इंसान और मिडिल क्लास जो है इंतजार कर रही थी कुछ राहत सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां भी गई हैं, पैसे की भी कमी है और ऊपर से राहत भी नहीं है। हर्ष बंसल। मिडिल क्लास के आदमी को सपोर्ट करा जाएगा और उसको दोबारा से एक मौका दिया जाएगा कि उभरने का, और अपने परिवार को चलाने के लिए सरकार कुछ उनके लिए ऐसा प्रावधान निकालेगी कि वो लोग फिर से अपने बिजनेस को एक छोटे स्तर पर या फिर किसी भी स्तर पर स्टार्ट कर सकें और लोगों का सपोर्ट पा सकें। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रावधान उन लोगों के लिए आया नहीं। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उन लोगों के लिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होने की बहुत ज़रूरत थी। और व्यापारी के लिए इस समय देश में कुछ नई पॉलिसीज आने की सख्त ज़रूरत है जी, क्योंकि व्यापारी जैसे एक दो पॉलिसी आप बता दें, उसी से पूरे देश का कार्यक्रम चलता है। जी जल्दी से 2-3 पॉलिसी बता दें आप। बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि व्यापारी के लिए पेंशन भी प्लान होनी चाहिए। बल्कि जब व्यापारी अपनी पूरी जिंदगी 60 साल तक टैक्स भरता है, 1 लाख रुपया महीना भी भरता हो, तो इतना बड़ा अमाउंट उसका जमा हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। बल्कि और जो आईटी की जो मैं बात कर रहा था, जो रोटी कपड़ा मकान के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ कि चौथा एक बेसिक डेली नीड, उस पर मुझे लगता है कि सरकार को जरूर कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए, ताकि देश का बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके, पढ़ाई में आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़ सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राय बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, संजीव राय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हर्ष बंसल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और आम भाषा में साधारण तरीके से बजट लोगों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि मिडिल क्लास को ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पे बजट उतना खास नहीं उतरा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए हैं वो काबिले तारीफ है। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही हमारे साथ।